पहली बड़ी खबर ये रही आपके सामने। पूर्वी यूक्रेन रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। यहां पर ओडेसा, माइकोलेव, ज़ेपोरिजिया को बनाया गया है बड़ा टारगेट। डोनेस्क और लुहांस्क में भी भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। ओडेसा में एनर्जी प्लांट पर रूसी हमले हुए हैं। ओडेसा में 15 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं और तो और उनकी जान पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो पूर्वी यूक्रेन में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। ओडेसा हो, माइकोलेव हो या फिर ज़ेपोरिजिया, यहां पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस वक्त सबसे बड़ी और चिंताजनक बात पूरी दुनिया के लिए यह है कि यहां रहने वाले 15 लाख लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लाइट है नहीं, बिजली कट चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। और यहां रहने वाले 15 लाख लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, ये बड़ा सवाल है। कहां कहां जोरदार हमले हो रहे हैं, ये देखिए। ओडेसा पोर्ट इलाका है, यहां पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। ज़ेपोरिजिया, यहां पर परमाणु पावर प्लांट है, यहां निशाना बनाया गया है कई इलाकों को। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेस्क यानी डोनबास रीजन लगातार हम देख रहे हैं हमलों में डोनबास रीजन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और रूस के जो आला अधिकारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि देखिए, क्रीमिया ब्रिज पर जिस वक्त अटैक हुआ उसी वक्त इस तरह के हमलों की रणनीति फिक्स कर दी थी व्लादिमीर पुतिन ने। और अब वही होता हुआ हम देख रहे हैं। 2 दिन में 20 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं, 60 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए हैं। रूसी हमले में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की ये पूरी तैयारी रशिया की नजर आ रही है। इसके अलावा जिस इलाके का जिक्र करना बहुत जरूरी है, डोनबास रीजन का बाखमुत, इसे निशाना बनाया गया है बड़े पैमाने पर। रूसी हमले में यहां भारी तबाही हुई है, बिजली पानी की भारी किल्लत का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं। और यहां पर बाखमुत में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कहा यह जाता है कि बाखमुत अगर बर्बाद कर दिया तो एक तरह से डोनबास पर कब्जा हो गया। यही वजह है कि स्ट्रैटेजिकली बड़ा अहम माना जा रहा है जिस तरह से बाखमुत को टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। ओडेसा जो कि पोर्ट इलाका है, यहां पर भीषण हमले हो रहे हैं। रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ है, रूसी हमले में भारी तबाही हुई है और यहां पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। 15 लाख घरों में यहां भी बिजली गुल है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी क्या खतरा है, यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया में भी लगातार अटैक पर अटैक हो रहे हैं। ऊर्जा की भारी कमी है, जरूरत की 1/3 बिजली ही यहां पर लोगों को मिल रही है। वो भी कब तक मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला यहां पर जारी है। वहीं अगर डोनबास रीजन के लुहांस्क की बात की जाए तो हमले से यहां पर भी हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। रूसी हमले में भारी तबाही मची है और औद्योगिक ठिकाने जो हैं उन्हें यहां पर निशाना बनाया गया है लुहांस्क के अंदर। लुहांस्क और डोनेस्क ये वो इलाके हैं जहां पर रूस का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, अच्छा खासा प्रभुत्व माना जाता है और उन इलाकों में भी ये जोरदार हमले हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम तफसील से जानकारी लेंगे कि इन हमलों के मायने क्या है, मतलब क्या है, रूस चाहता क्या है। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, डोनेस्क में यूक्रेन का भीषण हमला, नाटो देशों से मिले हथियारों से किया जा रहा है अटैक। किरोवस्की, कुइबिशेव और पेट्रोवस्की में हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में कई रूसी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यानी डोनबास रीजन के लुहांस्क और डोनेस्क दोनों ही इलाकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। एनालिसिस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सिन्हा साहब, इन ताज़ा हमलों को कैसे आप देखते हैं? जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। मिस्टर पुतिन ज़ेलेंस्की के जो विल टू फाइट है, इच्छा शक्ति जो लड़ने की है, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। और किस माध्यम से? जनरल विंटर, ठंड के माध्यम से। जब लोगों को गैस नहीं मिलेगा, घर में गर्मी नहीं रहेगी, तो ठंडे से मरेंगे। ठंडे से मरेंगे तो लोग विद्रोह करेंगे, उनको खाना पानी, हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, सब बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो जो इच्छा शक्ति है उनको इस जगह वो खड़ा करना चाहते हैं जहां वो सरेंडर करे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। लेकिन सिन्हा सर, वहां पर भी तो वेस्ट सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जनरेटर ऑफ होप हो या फिर जिस तरह से लगातार जो पावर लाइन है और जो पावर बैकअप है उसको रिस्टोर किया जा रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में भयानक विस्फोट हुआ है। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है। विस्फोट के बाद भीषण आग लगी है। शॉपिंग सेंटर में बैक टू बैक कई विस्फोट हुए हैं।
विस्फोट का वीडियो सामने आया है। खास बात यह है कि पिछले 9.5 महीने में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं रशिया के अंदर, जिसका लिंक कहीं ना कहीं इस वॉर से, यूक्रेन से जुड़ता हुआ नजर आया। खैर, ये बहुत जल्दी है कहना, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, और जिस तरह से ये मॉस्को के शॉपिंग मॉल में विस्फोट हुआ, इसके बाद तमाम सवाल उठने लाजमी भी हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से भीषण जंग लड़ रहे एलपीआर के लड़ाके रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमले अब और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। लुहांस्क में कई दिनों से ये भीषण जंग चल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी करके बताया है, लुहांस्क में कई दिनों से भीषण जंग चल रही है। लुहांस्क वो इलाका है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद एलपीआर के लड़ाकों के साथ यूक्रेन की सेना लगातार जंग लड़ रही है। सिंह सर, बताइए जरा, ये लुहांस्क में जो हमले चल रहे हैं, जो कि अब रूसी कब्जे वाला इलाका है, यूक्रेन यहां पर लगातार हमले कर रहा है, एलपीआर के लड़ाकों से भिड़ रहा है, इस इलाके की क्या पोजीशन आप देखते हैं? क्या यह भी संभव है कि लुहांस्क में भी ऐसी स्थिति आ जाए कि रूस की सेना को पीछे धकेल दे यूक्रेन की सेना? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। लुहांस्क में रशिया का अच्छा कंट्रोल है, उनको अगर पीछे हटना है तो जैसे सेना सर ने पहले ही बताया था और बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि अगर पीछे हटेंगे तो एक टैक्टिकल डिसीजन से या स्ट्रेटेजिक डिसीजन से पीछे हटेंगे कि उसके एडवांटेज लेने के लिए, ताकि उनके जो सप्लाई लाइन है, लॉजिस्टिक लाइन है, लंबी हो जाए जी। इसके अलावा उनको पीछे हटाने के इसमें एलपीआर लड़ाके जो है पीछे नहीं धकेल पाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैक्सिमम वॉर जो अभी वो एरियल वॉर पे आ गई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, देख रहे हैं हम एरियल हमले लगातार हो रहे हैं और इस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन से हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष, इस वक्त बहुत चिंताजनक खबरें यूक्रेन के वॉर जोन से सामने आ रही हैं। रूस ने लगातार हमले की जो रफ्तार थी वो बढ़ा दी है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या अपडेट दे सकते हैं वहां से? देखिए, जिस तरह से वीडियोस के ज़रिए, और ये बात ध्यान दीजिएगा कि मैं यूक्रेन में रहकर, अभी मेरा लोकेशन खार्किव है और यहाँ पर रहते हुए मैं दर्शकों को बता सकता हूँ ग्राउंड रियलिटी की जो कुछ बताया जा रहा है उससे एग्जैक्टली वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है, उसे 100% नहीं लेने की ज़रूरत है जो यूक्रेन की तरफ से सोशल मीडिया और सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। अच्छा। उसमें आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लीजिए। अगर एकाक टैंक उड़ा दिया जा रहा है, अगर कहीं पे एकाक गांव से पीछे ढकेल दिया जा रहा है रूसी सेना को, तो इसे विक्ट्री के तौर पर नहीं देखने की ज़रूरत है। मैं अब तो लगभग पिछले 20-22 दिनों में लगभग यूक्रेन का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट फ्रंट जहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर मैं पूरी सभी जगहों पर जा चुका हूँ, चाहे वो ज़ेपोरिजिया हो, खार्किव हो, निप्रो हो, ज़्यूम हो, क्रोमाटोर्स्क, सभी जगहों पर। और मैं दर्शकों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में बता सकता हूँ कि रूसी सेना बहुत ही स्ट्रांगली अपनी जगहों पर बेसिस बनाकर, उनके पास जितना समय मिला वो डटे हुए हैं। उनके पास सप्लाई लाइंस का भी इशू नहीं है। अगर कहीं कहीं पर है तो वो विंटर रिलेटेड है और उसे भी वो टैक्टिकल रिट्रीट करके उसे पूरी तरह से कवर कर ले रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आशीष आप, और जो इस वक्त वहां पर हो रहा है, एक बड़ी बात आपने ये भी कही कि जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, असलियत कुछ और ही है। और जैसा कि आपने बताया कि कई जगहों पर टैक्टिकल और प्रैक्टिकल तरीके से रूस लड़ रहा है अपने बेस बनाकर। मेलिटोपोल में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने हिमार से रूसी बैरक में हमला किया है। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, यूक्रेन का दावा है कि बैरक में मौजूद थे 200 से ज्यादा रूसी सैनिक और वहां पर हमला किया गया है। तो मेलिटोपोल में क्यों हमला किया गया और रूसी फौज यहां पर क्यों टारगेट की गई, यहां पर जो यूक्रेन का अटैक है वो किस तरह से और ज्यादा भीषण हुआ, हम तस्वीरों में आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीरें महाविनाश के एक तरह से चिंगारी के रूप में सामने आ रही हैं और ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये तस्वीर मेलिटोपोल की है। और ये ज़रूरी क्यों है, अब आइए हम आपको बिग वॉल के ज़रिए बताने जा रहे हैं कि मेलिटोपोल ये इलाका ज़रूरी क्यों है, क्यों आखिर यूक्रेन इस पर टारगेट कर रहा है। मेलिटोपोल ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए अहम है। मेलिटोपोल पर वापस यूक्रेन के कब्जे का मतलब पूरे ज़ेपोरिजिया की राह आसान हो जाना। स्ट्रैटेजी के लिहाज से मेलिटोपोल शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बंदरगाह भी जुड़े हुए हैं। मेलिटोपोल पर वापस कब्जा हुआ तो यूक्रेन के लिए क्रीमिया की राह जो होगी
वो आसान हो जाएगी और ये रूस को अच्छा नहीं लगेगा। मेलिटोपोल से क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक कर सकता है यूक्रेन, ये अहम है। तो आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त जयपुरिजिया में खार्किव बता रहे हैं कि वो इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेलिटोपोल क्यों ज़रूरी है इस युद्ध में, ये हमने दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन इस वक्त मेलिटोपोल में स्थिति काफ़ी भीषण है, वहाँ पर अटैक हो रहे हैं और यूक्रेनी फौज काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है जो रूस पर निशाना साध रही है। चार लोकेशन है, मेलिटोपोल, ओडेसा, ज़ेपोरिजिया और स्पेसिफिकली क्रोमोटोस के पास में बखमुत। ये चार एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंटेंस बैटल चल रहा है। इन चारों जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ओडिशा का नेवल हेडक्वार्टर यूक्रेन का अगर छोड़ दें तो लगभग आपको एक पूरा जो एलओसी सी बन गई है, वहाँ पे रशियन फोर्सेस को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट, सल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ जो यूक्रेन फोर्सेस हैं, उनके पास हथियार कब कहाँ से आएंगे, कब देश कोई देगा, उसके बिना आप प्लान किए बिना आप अपनी जान हथेली पर लेकर वो अपने देश की रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक ऑन ग्राउंड रियलिटी, उसका रिजल्ट हो क्या रहा है, क्या आखिरकार किसी तरह से वो रशिया को पीछे ढकेल पा रहे हैं, क्या वो कोई एरिया रिकैप्चर कर पा रहे हैं। देखिए, एकाक गांव को या एकाक मैं कहूँगा कुछ किलोमीटर को रिकैप्चर करके, जो कि पिछले 9 महीनों में गंवाया गया है, रशिया ने उसे अग्रेशन के साथ में, मिलिट्री फोर्स के साथ में हासिल किया है, उसे आप रिजल्ट के तौर पर, नेट रिजल्ट के तौर पर आप विक्ट्री या फिर टेम्पोररी विक्ट्री भी नहीं देख सकते। अगर आपके 100-100, 200 किलोमीटर के एरिया चले गए और फिर आप 2 किलोमीटर अगर पीछे ढकेल पाएं तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसी वजह से युद्ध और भी भीषण हो रहा है। मेलिटोपोल उस पूरे रिंग को ऊपर जहां से 4 पॉलिटिकल रेफरेंडम हुए हैं, उन सभी जगह एलपीआर, डीपीआर, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और फिर क्रीमिया पॉइंट ऑफ व्यू मेलिटोपोल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए वहां पर अभी फिर से एक बार बैटल इंटेंसिफाई होते जा रही है। ये चीज एक और क्विक मैं बताना चाहूंगा, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। हम अपने 4 एरियाज जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन जो 2014 में गया था क्रीमिया, उसे भी वापस ले लेंगे। ये एक ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी और ये आपने जो बेहतर तरीके से आशीष समझाया है और जितना बारीकी से आपने ग्राउंड से ये चीज एक्सप्लेन की है, ये दर्शकों को भी अब काफी अच्छे समझ में आ रहा है, जो आपने ग्राउंड से रिपोर्टिंग के जरिए बताया कि जो इस वक्त मेलिटोपोल हो, ज़ापोरिजिया हो और जो हम देख रहे हैं, चाहे वो खेरसोन का इलाका हो, जो वहां पर इस वक्त युद्ध इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, उसका मतलब क्या है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी फौज का रूस पर बड़ा पलटवार। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को कब्जे में लिया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। और देखिए आशीष, हमारे डिफेंस एडिटर लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि पीछे से हथियारों की सप्लाई कब आएगी, कब नहीं आएगी, ये तो बात की बात है, लेकिन जो हौसला है वो हौसला काफी हद तक यूक्रेनी सेना के साथ जाता हुआ नजर आता है। और इसी हौसले की बदौलत थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में कामयाबी जरूर मिली है। रूस यूक्रेन जंग पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिमी देशों से की यूक्रेन का समर्थन करने की अपील। पुतिन की हार के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा, ये बात दोहराई उन्होंने। पुतिन को रोकना रूस और दुनिया के हित में है। बोरिस जॉनसन का ये बड़ा बयान आपको हम बता रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से पश्चिमी देशों से वो अपील करते नजर आते हैं और कहते हैं कि यूक्रेन की मदद ज्यादा से ज्यादा की जाए और पुतिन को जब तक इस युद्ध में हराया नहीं जाएगा, ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। पुतिन के खिलाफ बोरिस प्लान क्या है, अब आपको इसकी डिटेल्स हम देने वाले हैं। पश्चिमी देश मिलकर पुतिन का सामना करें, 2025 में नहीं, 2024 में नहीं, बल्कि 2023 में रोके। यूक्रेन के पास हिम्मत है, हथियारों की जरूरत है। युद्ध लंबा चला तो सबका नुकसान होगा। ये देखिए, बोरिस जॉनसन की ओर से कही गई बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि पश्चिमी देशों को मजबूत और साहसी होना चाहिए। कर्नल शुक्ला बोरिस प्लान जो बता रहे हैं हम, जिसमें बोरिस जॉनसन एक बार फिर से पश्चिमी देशों से गुजारिश करते हैं कि यूक्रेन की मदद करिए। रूस को कहते हैं कि अगर जब तक रूस हारेगा नहीं तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ब्रिटेन की ओर से इस तरीके की बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? ये एक तरह का डेस्परेट बयान देखा जाएगा
जिस तरह से इकॉनमी की बात करें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है इस समय। अगर आप इकॉनमी वाइज देखें तो ब्रिटेन इस समय 5th नंबर में आने की कगार पे है, और आने वाले समय में जैसे जैसे क्राइसिस होते जा रहे हैं, जैसे तेल के क्राइसिस होते जा रहे हैं, उन्होंने कैप करने की कोशिश करी है प्राइसेस की, तो वो चीज़ें वो सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। जो सैंक्शन उन्होंने लगाया। और सिन्हा साहब, क्या बोरिस जॉनसन का जो स्टैंड है वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी है यूक्रेन के लिए? रूस से इतनी बड़ी दुश्मनी ऐसे बयानों के जरिए मोल लेंगे वो? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है बोरिस जॉनसन का ये जो है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दबाव डालने की जरूरत उनकी ये रणनीति है। अपना पहले घर तो देख लो कि तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था क्या है। वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, वही तो इस तरह से बात कर। वही तो मिस्टर सुनक नहीं जानते हैं क्या? वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता आर्थिक स्थिति क्या है? बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि यूक्रेन के पास जो है वो है हौसला, और अब उसे सिर्फ और सिर्फ हथियारों की जरूरत है। तो हथियारों की खेप जो पहुंचाई जा रही है यूक्रेन, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए आने वाले वक्त में। वहीं रूस ने यूक्रेन में बिछाया है लैंडमाइंस, रिहायशी इलाकों में बिछाई गई हैं लैंडमाइंस। ब्रिटेन की एक संस्था ने यह दावा किया है, और दावा है कि 7 तरह की लैंडमाइंस बिछा दी गई हैं यूक्रेन के अलग अलग रिहायशी इलाकों में, यानी सिविलियन इलाकों को बड़े पैमाने पर टारगेट करने की है तैयारी, यह दावा किया गया। तो देखिए, एक और बड़ी खबर, युद्ध को और ज्यादा घातक बनाने की तैयारी साफ नजर आ रही रूस की तरफ से। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, ईरान के साथ मिलकर बड़ी तैयारी रूस कर रहा है। नाटो को भी चुनौती देने की तैयारी में इस वक्त रूस साफ तौर पर खड़ा नजर आ रहा है। तो आप बताइए, देखिए सुमित सर, आप कैसे इसको देख रहे हैं? एक तरफ बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं कि 2023 में हराना है, और दूसरी तरफ अब खबर यह आ रही है कि रूस ईरान के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, ऐसे में क्या होगा 2023 में? जैसे नाटो यूक्रेन का मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से ईरान भी रूस का मदद कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का दोनों देश प्रयास कर रहे हैं, और लाजमी सी बात है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ईरान का संबंध अच्छा नहीं रहा है। चीन की एक अप्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर। रूस, ये जो एक्सिस बन रहा है रूस, चीन और ईरान का, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम सिंह सर, यानी कि हालात तो सीधा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ ही रहे हैं फिर, अगर इस तरह से होगा तो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बयानबाजी है, जैसे बाकी पहले ने बताया, सिर्फ एक दूसरे के बयान दिया है। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। इस समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये जो बयान दिया है, बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान। वो एक तरफ तो कहते हैं कि इसको युद्ध को जल्द से खत्म करना चाहिए ताकि ये युद्ध विश्व के लिए खतरा है, इसको दूसरे कहते हैं कि जब तक पुतिन को हराएंगे नहीं युद्ध खत्म नहीं होगा। ये दोनों विरोधाभासी हैं, वो जुड़ भी जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो निकलकर बार-बार सामने आ रहा है। रूस और यूक्रेन में जंग पर जर्मनी और पोलैंड में टकराव। पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल पर जर्मनी पोलैंड में टेंशन बढ़ गई है। जर्मनी ने पोलैंड को मिसाइल बैटरी देने की पेशकश की थी। जर्मनी की मिसाइल बैटरी की पेशकश के बाद दोनों में टकराव देखने को मिला। पोलैंड ने जर्मनी की मिसाइल बैटरी लेने से इनकार किया। तो आप ये जरा समझिए कि किस तरीके से ये जो टकराव है, और ये टकराव किस तरह से देखा जाए, जब नाटो कंट्रीज के बीच में इस तरह से टकराव होगा, जब एक की तरफ से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको देने की पेशकश होगी, और ये भी समझना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे पोलैंड की तरफ से मना किया गया तो क्यों किया गया, और टकराव कहां तक जाता हुआ नजर आएगा, ये आप समझिए। तो जर्मनी पोलैंड में टकराव की वजह क्या है? पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल पर दोनों में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन की मिसाइल भटकने से पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत हुई थी, यह हमको पता, और इस पर नाराजगी भी व्यक्त की आई थी। यूक्रेन की मिसाइल भटकने से जो पोलैंड की नाराजगी है, इस सब के बीच जर्मनी ने पोलैंड को एयर डिफेंस मिसाइल की बैटरी देने की पेशकश की थी। शुरुआत में पोलैंड ने जर्मनी से बैटरी लेने की पेशकश को मान लिया था, लेकिन इसके बाद यह खबर आई कि फिर इनकार किया। बाद में पोलैंड ने जर्मनी की बैटरी लेने से इनकार कर दिया था। तो यह जो पूरी जानकारी सामने आ रही, पोलैंड ने मिसाइल बैटरी को यूक्रेन में ही रखने पर जोर दिया है। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो सामने आ रहा है। यूरोपियन काउंसिल ने टकराव पर दोनों देशों की आलोचना भी की है कि ऐसे वक्त में यह टकराव बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसका फायदा कोई तीसरा उठाकर ले जाएगा। और समझिए कि वो तीसरा कौन होगा, जाहिर सी बात रशिया, पुतिन।
इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से रिहा हुआ विक्टर बाउट ने पुतिन की तारीफ की है। मैं हमेशा अपनी सेल में पुतिन की फोटो रखता था, विक्टर बाउट ने कहा मुझे राष्ट्रपति पुतिन पर गर्व है। अमेरिकी अधिकारियों की हत्या के केस में 25 साल की कैद में था विक्टर। बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले अमेरिका ने विक्टर बाउट को रिहा किया और उसके बाद ये जो बयान है वो विक्टर बाउट की तरफ से दिया गया है। और अब आपको हम ये बताते हैं कि पुतिन का विक्टर मौत का सौदागर है क्या, ये बड़ा सवाल है। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकवादी संगठनों और तानाशाहों को हथियारों की सप्लाई का आरोप है। अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों की हत्या का भी इनके ऊपर आरोप है। 2012 में 25 साल की कैद की सजा इन्हें सुनाई गई। विक्टर बाउट खुद को सोवियत वायुसेना का पूर्व अधिकारी बताता है। ये जानकारी जो कि मुहैया कराई गई है, अवेलेबल है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विक्टर ने रूसी नागरिकता ले ली थी और विक्टर के आतंक पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले इनकी रिहाई हुई। मॉस्को में ब्रिटनी ग्राइनर गांजे के साथ गिरफ्तार हुई थी और उनके बदले में ही इन्हें अब रिहा किया गया है। पुतिन का विक्टर, कर्नल शुक्ला, मौत का सौदागर है क्या? विक्टर के बारे में जो जानकारी अवेलेबल है वो हमने आपको बताई, लेकिन युद्ध के बीच में इनकी खबर आने की क्या भूमिका आप देखते हैं? विक्टर की जो स्टोरी जाती है कि वो एक बहुत बड़े हथियार के सप्लायर रहे हैं और उन्होंने रशिया की बहुत ज़्यादा मदद करी है उन इलाकों में, उन अफ्रीकी देशों में जहाँ पे तख्ता पलट होने की संभावना थी या उन्होंने कर दिखाया था। और आप उसकी इनकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उन्होंने 12 लोगों को एक्सचेंज किया है, यानी कि उनके लिए बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट है, ये व्यक्ति है और इसीलिए उन्होंने उसको 12 लोगों को रिलीज करके उनको रिलीज करवाया है। तो डेफिनेटली इनका इस समय जो युद्ध चल रहा है। आखिरी कमेंट में सिन्हा साहब आपसे लूंगी, ये जो युद्ध में इस वक्त जा रहा है, जिस रास्ते पर जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये और ज़्यादा उग्र होगा, और ज़्यादा आक्रामक होगा, या फिर थोड़ा विंटर्स की वजह से ये थोड़ा ठंडा पड़ेगा? आपको क्या लगता है? विंटर में थोड़ा सा लल आएगा, लेकिन मुझे लगता है ये युद्ध लंबा खींचेगा, क्योंकि अमेरिका की सोच बहुत साफ है कि रूस को ब्लीड करो, इतना खून बहाओ कि वो आउट ऑफ इक्विपमेंट चला जाए, अपना वेपनरी से उसका शॉर्टेज हो जाए जी। और इसीलिए जो ईरान से मिसाइल वगैरह ले रहा है वो उसके बाद का दोतक है। तो कितना दिन रूस अपने वॉर सस्टेनिंग कैपेबिलिटी को सस्टेन कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और तकरीबन 10 महीने का वक्त हो गया है और ये युद्ध और इससे जुड़ी जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये साफ बता रही हैं कि ये युद्ध अभी थमने वाला है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए।